डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम विचार विमर्श देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम कुछ ऐसे विषय लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके, आपकी खेती किसानी में परिवर्तन लाया जा सके और हमारे किसान भाई आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो सके, आगे बढ़ सके, अपने नाम को रोशन कर सके। विचार विमर्श के आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेती किसानी से जुड़े हुए एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो हमारा पशुधन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाहे खेती किसानी हो, चाहे पशुधन हो या पशुपालन हो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पशुपालन के कृषि क्षेत्र अधूरा है और ऐसे ही कृषि क्षेत्र बिना पशुपालन के भी अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पशुपालन में आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बात अगर हम भारत में दूध उत्पादन की करें तो पूरे दुनिया में भारत नंबर 1 पर दूध उत्पादन में आता है। वही बात अगर अंडा उत्पादन की करें तो अंडा उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर आता है पूरे विश्व में। मांस उत्पादन की बात करें तो मांस उत्पादन में भारत 7वें नंबर पर आता है पूरे विश्व में। वहीं अगर कृषि क्षेत्र के सालाना वृद्धि की बात की जाए तो जहां पर कृषि क्षेत्र सालाना वृद्धि 1 से 2% की तेजी से बढ़ रहा है, वहीं पशुपालन आज 4 से 5% वार्षिक वृद्धि की तेजी से बढ़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुपालन का दायरा भारत के क्षेत्र में कितना बड़ा है और कितना महत्वपूर्ण है। 70% आबादी कृषि एवं पशुपालन से भारत में जुड़ा हुआ है और इस पर निर्भर भी करता है। अब बरसात का मौसम लग चुका है और हम देखते हैं कि मानसून आते ही कृषि भाइयों पर और किसान भाइयों पर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पशुपालकों के लिए चिंता का विषय भी बन जाता है। अब बरसात के मौसम में क्या समस्याएं पशुधन के लिए पैदा होती हैं, कैसे पशुधन को सुरक्षित रखा जा सकता है और उनसे जो आप फायदा ले रहे हैं, जो उनसे उपज आप ले रहे हैं या जो उससे उत्पादन ले रहे हैं उसमें कमी ना आए और किसी भी तरीके का रोग संक्रमण उनको ना लग पाए, इसका आप कैसे ध्यान रख सकते हैं और कैसे अपने पशुधन को सुरक्षित रख सकते हैं। मानसून के अंदर अपने पशुधन का स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है और कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि जो पशुपालक है हमारे, उनकी चिंता बढ़ जाती है। तो आज इस विचार विमर्श के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विचार विमर्श करेंगे कि कैसे आप अपने पशुधन का बरसात के मौसम में ख्याल रख सकते हैं, कैसे उनसे बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, अपनी लागत को कम कर पशुधन को स्वस्थ रख सकते हैं और किसान भाई आगे बढ़ते रह सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ विशेष मेहमान हैं इस कार्यक्रम में जो विशेष जानकारियां आप तक इस विषय से पहुंचाएंगे, उनसे मैं आपका रूबरू करा देता हूं। सबसे पहले आज हमारे साथ डॉक्टर केवल पाठक जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप फॉर्मर वाइस चांसलर हैं दुवासू मथुरा से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश जी हैं, साइंटिस्ट हैं एनिमल हस्बेंड्री केवीके उज्जवा से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और अंत में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, किसान हैं ईसापुर विलेज से, दिल्ली से। आपका सर बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि बरसात के मौसम में कैसे अपने पशुधन की आप सुरक्षा कर सकते हैं, बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बीसवीं पशुधन गणना के अनुसार देश में गायों और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन थी, जो पिछली गणना की तुलना में 6% अधिक है। ग्रामीण इलाकों में लगभग हर घर में पशु जरूर पाले जाते हैं, लेकिन अच्छी आमदनी के लिए पशुओं, खासकर दुधारू पशुओं का उचित ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। खासकर बरसात के मौसम में तो पशुपालकों को इनके रहन सहन और खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक होता है। बरसात के मौसम में बारिश के कारण और उच्च तापमान की वजह से वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, जिसका असर पशुओं में दिखाई पड़ता है। आर्द्रता के कारण पशु अपने आप में तनाव महसूस करते हैं। बरसात में पशुओं में गलघोंटू व मुंह पका, खुर पका जैसी बीमारी हो सकती है, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। इस बात का भी ध्यान रखें कि बरसात में शेड में पानी नहीं भरे और बाड़े की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़े की सतह सूखी व फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है।
बरसात में खासकर बछड़ों को बाड़े में ही सीमित रखना चाहिए और दूसरे दिनों के मुकाबले दूध का थोड़ा सेवन करवाना चाहिए। इससे बछड़े के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है। इस मौसम में ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका बनी रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। पशुओं के बाड़े की छत से पानी नहीं टपकने दें और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दें। गंदे पानी में मच्छर व मक्खी पनपते हैं जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखकर अपने पशुधन का स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेते रह सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर केवल पाठक जी का रुख करेंगे। डॉक्टर केवल पाठक जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मानसून जैसे ही आता है तो किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन जब बात पशुपालक की अगर हम करें तो क्या ये उनकी चिंता बढ़ा देता है, और अगर चिंता बढ़ती है तो किस प्रकार से चिंता बढ़ती है, कितना नुकसान का दायरा बरसात के मौसम में पशुधन के रूप में देखा जा सकता है? बिल्कुल पुलकित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बरसात का मौसम आता है तो पहले किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि अच्छा मौसम आया है, बढ़िया चारा उत्पादन भी होगा इन दिनों में। तो लेकिन साथ ही साथ क्योंकि बरसात जो है अपने आप में खुशी लाती है हमको, हमारी खेती के लिए भी, हमारे लिए भी मौसम भी सुहावना हो जाता है। लेकिन बरसात के दिनों में जैसे हमारे स्वास्थ्य को भी बरसात कभी कभी प्रभावित करती है अगर अपना ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे ही हमारे पशुपालक भाई और किसान भाई ये बात का ध्यान रखें कि बरसात किस तरह से हमारे पशु को नुकसान न पहुंचा पाए, उनके स्वास्थ्य को किसी तरह से प्रभावित न करे। हमें कुछ ध्यान रखनी चाहिए चीज़ों को जिनकी हम आज चर्चा करेंगे। विशेष रूप से बरसात में जो दुधारू पशु हैं या जो प्रेग्नेंट या ज्ञावन पशु हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बरसात में चारे का प्रबंधन करना पड़ता है। बरसात में जो पानी है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हमारे किसान भाई देख रहे होंगे इस समय जो मानसून है पूरे देश पर छा गया है। हर जगह कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बरसात हो रही है। तो जब बरसात ज़्यादा होती है तो वहाँ पानी में भी संकरण हो जाता है, नदी नालों में उफान आ जाते हैं। पशु जो है कहीं पानी बह न जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, टीकाकरण हो, ये सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे और अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि बरसात में आप अपने पशुपालन, अपने जो पशु हैं, चाहे आपका गाय है, भैंस है, मुर्गी है, बकरी है या सूअर है, इन सबों का, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि पशुपालन में हमारे देश में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल। और जो दूध उत्पादन में एक चीज़ और मैं जोड़ दूं पुलकित जी कि हम सिर्फ एक वर्ष में ही सिर्फ हम पूरे विश्व में नंबर 1 नहीं है। पिछले 10-12 साल से जी भारतवर्ष जो है पूरे विश्व में नंबर 1 है मिल्क उत्पादन में। और ये सब इसलिए हो रहा है कि जो हमारा यहाँ के किसान है, जो हमारे यहाँ के पशुपालक हैं, आज हमारे बीच में किसान भाई भी हमारे नरेंद्र जी आए हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इन लोगों की वजह से ये अच्छी तकनीकी और जो खासकर दूरदर्शन पे और अलग अलग प्रोग्राम में आपका डीडी किसान पर भी जो है जो जानकारी दी जाती है, तो हमारा किसान उन चीज़ों को पकड़ता है, उनको लेता है। बिल्कुल। और वैज्ञानिक, और मैं एक ही मंत्र बताता हूँ जब भी कार्यक्रम में आता हूँ अपने पशुपालन भाइयों, किसान भाइयों को, चाहे खेती करिए चाहे पशुपालन करिए, वैज्ञानिक तरीके से करिए। वैज्ञानिक तरीके से आप करोगे तो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, जाड़ा हो, आपका पशु हमेशा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसका जो दुग्ध उत्पादन है वो भी अच्छा रहेगा। तो बरसात में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे उनके आवाज़ की बात करेंगे हम आज, उनके चारे के बारे में भी आपको बताएंगे, उनको कैसा पानी कब पिलाना चाहिए, और पशु के स्वास्थ्य की, ये 3 चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से पशु आपका बरसात के दिनों बीमार नहीं होगा। और जो उत्पादन, क्योंकि इन दिनों एक हरा चारा की उपलब्धता भी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं अभी बता देता हूँ अपने पशुपालक भाइयों को। हमारे मन में लालच आ जाता है कभी कभी कि हरा चारा ज़्यादा हो गया है तो अपने पशु को हरा चारा ज़्यादा खिला दें। ये गलती कभी मत करिए। पशु को बरसात के दिनों में पूरी तरह से हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए। तो क्या करें, उसके लिए ज़रूरी है, उसका एक फार्मूला है जिसको मैं वैज्ञानिक फार्मूला कहता हूँ कि आप 3 भाग जो है हरा चारा लीजिए
और 1 भाग जो है सूखा चारा। हरा चारा जो है 3 भाग होना चाहिए, एक भाग जो है, क्योंकि हरा चारा जो है कभी कभी ज़्यादा मात्रा में अगर आप खिला देते हो पशु को तो उससे दस्त लग जाते हैं, उसका पेट खराब हो जाता है। और दस्त लग जाने का मतलब आप समझते हो कि पशु के शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। तो आपको हरा चारा पूरी तरह से 100% नहीं देना है, उसमें 1/3 जो है सूखा चारा या भूसा मिलाना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बरसात में चारा जो कुट्टी है हमारी या हमारा जो भूसा जो हमारे पशुपालक भाई अपने स्टोर में रखते हैं संभाल के, वो भीग जाता है। भीग के उसके अंदर फंगस ग्रो कर जाती है, उसमें जिसमें गंदगी आ जाती है उसमें। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप बरसात में पशु को चारा खिलाएं तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की फंगस वगैरह की फंगस हो, जिसको हम हिंदी में फफूंदी भी कहते हैं, हम सब पशुपालन भाई जानते हैं, तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और एक चीज़ और साथ में यही बता देता हूँ आपको कि हम क्या करते हैं कि जब, क्योंकि चारों तरफ हमारे गांव में आसपास जो है इस समय क्योंकि बरसात हो रही है, बरसात में जो घास है वो खूब अच्छी तरह से ग्रोथ कर जाती है, साथ ही साथ चारा भी अच्छा हो जाता है। तो हम पशु को पूरा ये सोचते हैं कि पूरे दिन घास चर के आएगा तो शाम को बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हरी जो घास है जो बरसात के दिनों में ज़्यादा उपज के आती है, पशु उसको ज़्यादा मात्रा में खा लेता है, उससे उसको अफरा हो जाता है। अफरा एक बड़ी गंभीर बीमारी है और इसमें कभी कभी अगर उसका ध्यान न दिया जाए, और ये अफरे का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम हरा पशु जो है, क्योंकि हरी होती है और पशु के मन में भी एक वो आती है कि मैं इसको ज़्यादा खाऊं, तो अफरा से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, बरसात के दिनों में आवास की व्यवस्था सही होनी चाहिए, बरसात के दिनों में उसका जो चारा है वो प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य की बात भी करेंगे कि बरसात के दिनों में उनके स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह से हम अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, पशुपालक भाइयों के लिए जो पशु हैं उनके, वो भी उनके परिवार के एक सदस्य हैं। बिल्कुल डॉक्टर पाठक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई हैं। और बिंदु पहलुओं की बात अगर हम करें, चाहे बिंदु वाइज बात करें, अपने आवास की बात करी, चारा प्रबंधन की बात करी और स्वास्थ्य की बात करें, इन तीनों पहलुओं में बहुत बारीकियां भी हैं। उन बारीकियों से भी आपसे समझेंगे कि उन बारीकियों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से प्रबंधन उनका करना चाहिए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, जिस तरीके से डॉक्टर पाठक जी ने आपने सुना यहाँ पर बताया कि किस तरीके से चारा प्रबंधन होना चाहिए, आवास प्रबंधन होना चाहिए और स्वास्थ्य प्रबंधन होना चाहिए। जब दुधारू पशुओं की बात आती है, क्योंकि पशुपालन बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे पशु आते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक अगर हम दुधारू पशुओं की बात करें तो बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कितनी चुनौती पशुपालकों के लिए खड़ी हो जाती है बरसात के मौसम में? कि जैसे सर ने अभी बताया कि जैसे हमें जो आवास प्रबंधन और है, पर ये जो मौसम है इसमें आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पशु थोड़ा सा बीमारियों के प्रति भी ज़्यादा संवेदनशील रहता है। कि जैसे कि इसके अंदर कुछ जैसे दुधारू पशु हैं, तो एक मुख्यतः जैसे जो डेयरी फार्मर हैं हमारे, जो अच्छे किसान भाई, जो अगर उनको सबसे ज़्यादा एक थनैला रोग, कि पशु थोड़ा सा थनैला रोग से ज़्यादा इसमें ग्रसित होता है, क्योंकि एक पशु की जो इम्यूनिटी पावर भी इस मौसम में थोड़ी सी हो जाती है, और बैक्टीरिया जीवाणुओं की जो ग्रोथ है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ा सा हमें जो मेन, क्योंकि एक जो थनैला रोग है ये एक प्रबंधन का ही है, कि अगर इसमें हम अच्छा आवास, साफ सुथरा आवास रखेंगे, सूखा रखेंगे, और जो उसका अच्छी फीडिंग रखेंगे, और कुछ एक हमारे जो भाई दूध निकालता है या जो बहनें दूध निकालती हैं, अगर वो अपना साफ स्वच्छ रखेंगी तो उससे भी इसमें काफ़ी प्रबंधन करके हम इस रोग को बचा सकते हैं। और इसमें और भी कई तरीके की बीमारियां, जैसे कि इसमें अगर ज़्यादा गीला रहता है तो पशुओं के खुरों में भी कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मुंह पका, खुर पका रोग है, और भी जैसे इसमें जैसे गलघोटू है। तो इस तरीके की बीमारियों के प्रति भी पशु ज़्यादा संवेदनशील रहता है। तो इसके अंदर जैसे मॉनसून आई है, तो मॉनसून से पहले हमें जैसे डिवॉर्मिंग है पशु को, क्योंकि जो पशु का जो पाचन तंत्र है, क्योंकि जब पशु ज़्यादा संवेदनशील हो रखा है तो हर पशु की हर प्रतिक्रिया के ऊपर इसका मौसम का असर पड़ता है। तो हमें मॉनसून से पहले डिवॉर्मिंग पे ध्यान देना चाहिए, कि जैसे सर ने बताया कि चलो हरा चारा हम डालते, तो सूखे का उसका अच्छा सूखा चारा का प्रबंधन करना चाहिए। और जो भी इसके प्रमुख टीकाकरण हैं, कि जो इस मौसम के अंदर बीमारियां ज़्यादा फैलने के चांस रहते हैं, तो उनके प्रति जो भी प्रमुख टीकाकरण है, जो जैसे गलघोटू का है, मुंह पका, खुर पका का है, और भी कई तरीके की बीमारियों के जो टीकाकरण है वो हमें मानसून से पहले इस सीजन में करवा लेने चाहिए। क्योंकि अगर जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं सुरक्षा ही बचाव है, अगर हम सही समय पे टीकाकरण करवा लेंगे तो हमारे पशु उस रोग से बच सकता है।
तो इस तरीके के प्रबंधन हमें करने चाहिए। और बाकी आवास हैं और ये सारी चीज़ें हम इसको आगे देखेंगे कि इसमें जैसे आवास में बारिश हो रही है कि कहीं उन अगर जो आपके खोर वगैरह हैं कि उनके अंदर कहीं क्रैक नहीं हो, क्योंकि जैसे इस मौसम के अंदर क्या जो बाह्य परजीवी हैं जैसे चिचड़ी वगैरह हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो अगर आपके ठान साफ सुथरे हैं, उनमें कहीं क्रैक्स नहीं हैं, तो वो अपने अंडे नहीं वहां दे पाएंगे। तो उससे पशु उससे भी बचाव कर सकते हैं हम कि खुला हवादार होना चाहिए, छत पे कहीं किसी तरीके का रिसाव ना हो। तो उससे क्या कि जिसमें अगर जहां आप भंडारण कर रहे हैं अपने अनाज का भी अगर भंडारण कर रहे हैं तो उस स्थान को भी हम साफ सुथरा रखें, क्योंकि जैसे फफूंद का सर ने बताया तो उसमें क्योंकि माइकोटॉक्सिन इसकी वजह से भी कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं जी, तो इसका थोड़ा सा हम ध्यान रखें। बिल्कुल। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनका दुधारू पशु या पशुपालक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ध्यान रख सकते हैं और अपने पशुधन का अच्छा खासा उपयोग अपने उत्पादन में ले सकते हैं। नरेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं, किसान हैं। नरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप एक पशुपालक हैं, किसान हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि आप कौन कौन से पशु का इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनसे उत्पादन लेते हैं और कितना उत्पादन आपको हो रहा है। साथ ही बरसात के मौसम में आपके लिए किसान होने के नाते, पशुपालन के नाते कौन सी बड़ी चुनौती आपको लगती है? मैं नरेंद्र ईसापुर दिल्ली से बिलोंग करता हूं और मैं साहिवाल और थारपारकर गाय रखता हूं, जिनको मतलब बहुत ही अपने देश की बहुत ही अच्छी गाय मानी जाती हैं। और जिसको मैं रखता हूं या जो भी भाई साहिवाल और थारपारकर गाय पर काम करते हैं उसमें इतनी चुनौतियां नहीं आती, क्योंकि साहिवाल और थारपारकर एक बहुत ही अच्छी ब्रीड है जो कि दूध के मायने में भी और क्या कहते हैं जी, ये अपने बीमारी की भी इतना वो नहीं आता इसमें, उससे भी बचाव रहता है जी। क्योंकि इसकी जो मैन पावर है ह्यूमिडिटी की ना रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं बहुत ही कम डॉक्टरों से संपर्क रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या हुआ, कभी कोई हल्का फुल्का कोई दिक्कत आ गई तो उनको मेलोनेक्स वगैरह दे कर ही उसी में काम चल जाता है। कभी कभी मान लो कोई ज़्यादा ही दिक्कत होगी किसी गाय को तो कभी मास्टाइटिस वगैरह हो जाता है, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और एआई वगैरह की भी मैं डॉक्टरों से संपर्क करता हूँ, नहीं तो ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती अपने को। और जो रही आपने जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, रही बारिश के समय की बात, बरसात में मैं अपना विशेष कर बताता हूँ, क्योंकि मैं कच्चा यूज करता हूँ। उसमें मिट्टी होती है, मिट्टी का क्या होता है, मिट्टी धीरे धीरे पानी को चूस नीचे की तरफ खींच लेती है। हाँ जी। और इसलिए मैं उसमें ज़्यादातर अपना मिट्टी का स्टॉक रखता हूँ, बालू रेत का, और जैसे ही गीला हुआ तुरंत उसमें डाल दिया, तो इससे मेरे को है ना ज़्यादा कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। और इन दिनों में मैं अपनी मच्छरदानी वगैरह लगा कर मच्छरों से मक्खियों से अपना बचाव रखता हूँ। तो इसलिए साहिवाल और थारपारकर जो हैं या कोई भी गाय हुई, अपने देश की जितनी भी नस्लें हैं, भैंस हैं, गाय हैं, जो भी हैं, जो भी भाई रख रहा है वो अच्छे से रखे, अच्छा दुग्ध उत्पादन ले जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी नरेंद्र जी, आपने बहुत बेहतर बात करी और बहुत अच्छी बात करी कि आप अपने पशुधन के लिए भी मच्छरदानी का इस्तेमाल किया। आमतौर पर हम देखते हैं कि हम अपने लिए सिर्फ मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, पशुधन को जैसे तैसे छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। डॉक्टर पाठक जी का रुख कर लेते हैं। पाठक जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने आवास प्रबंधन की बात करी, जब मानसून क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, मानसून समय की हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे परजीवी की बात हो रही है या फिर फफूंद की बात हो रही है, हम देखते हैं कि सांप बिच्छू भी निकलने का खतरा इस समय बढ़ जाता है, क्योंकि मानसून है, हर जगह पानी भरा होता है। इस समय ये सभी जीव जंतु जो निकल कर आते हैं, ये बहुत आम बात है। हम देखते हैं कई पशुपालक इससे भी परेशान रहते हैं कि उनके पशुधन को सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, उससे उनकी मौत हो जाती है। आवास प्रबंधन किस तरीके से करें कि इस तरीके की समस्या ना आए, जल जमाव की स्थिति पैदा ना हो, और जैसे हवादार की बात की गई, या ऐसी कौन सी बातें बेसिक रूप से ध्यान रखनी चाहिए उसको बनाते समय, जिससे उनका पशुधन सुरक्षित रहे? बिल्कुल पुलकित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हमारे पशुपालन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले गर्मी थी। गर्मी के मौसम में हमारे पशुपालक भाई जो है अब उनके आवास की व्यवस्था कर रहे थे। बरसात में आवास व्यवस्था थोड़ी सी बदलनी पड़ती है। उसका कारण है ये, तो यह है कि हम उन दिनों गर्मियों में ये कहते थे कि लू अंदर नहीं जानी चाहिए, गर्म हवाएं अंदर नहीं जानी चाहिए। तो
तो ऐसे ही बरसात के दिनों में 2-3 बातों का हमारे पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो है कि जहाँ पशु को आप बांधते हो, रखते हो या उसका घर है, वो लो लाइंग, बहुत नीची जगह पे नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पानी न भरे। क्योंकि बरसात को आप पहले से नहीं आंच सकते हैं कि कितनी बरसात हो जाएगी। कुछ क्षेत्र में आप देख रहे होंगे बिल्कुल बरसात नहीं हो रही है, कहीं इतनी ज़्यादा हो रही है कि पशु भी बह के चला जा रहा है। बिल्कुल। तो पहला तो है कि जहाँ भी उसका आवास बना है वो थोड़ा ऊंची जगह पे होना चाहिए, वहाँ पानी भराव की स्थिति न हो। पशु का जो आवास बना है उस आवास में इस तरह की व्यवस्था करें कि एक तो हवा का आना जाना, आवागमन हवा का सही हो जी। साथ ही साथ जो बरसात है या तो पूरब साइड से आती है या दक्षिण साइड से आती है, तो ये देखें कि जो बरसात का है, जो बरसात की बौछारें हैं वो अंदर सीधे न जाएं। खिड़कियां खुली रहें, लेकिन रात में विशेष रूप से अगर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि रात में अगर बरसात में ज़्यादा हो रही है तो खिड़कियों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा न हो खिड़कियों के माध्यम से ही बरसात का पानी अंदर जा रहा हो। कुछ पशुपालक भाई, ज़्यादातर पशुपालक भाई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गाँव में उसके नीचे पेड़ के नीचे पशु को बांध देते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि पशु वहाँ पर भीगता नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग ये मान के चलते हैं कि भैंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ज़्यादा भैंस को तो ज़्यादा नहलाते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा पानी, चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, अगर आप उसको भिगो के रखेंगे या भीगता रहेगा तो उसका स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो आपको पेड़ के नीचे, साथ ही साथ एक ये आजकल देख रहे होंगे पुलकित जी कि बिजली गिरने की बड़ी भारी कई घटनाएं, खासकर जो हमारा पूर्वी भारत है वहाँ पर काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो उससे भी बचाव होगा कि उस पे पेड़ के नीचे जो है आप पशु को नहीं बांधें। रात में तो बिल्कुल नहीं बांधें। अंदर आवास के अंदर, जैसे अभी आपने कहा, वो 2-3 बातें बताऊंगा, क्योंकि जहाँ बरसात ज़्यादा होती है, मैं बात करूं अगर ईस्टर्न पूर्वी भारत की, वहाँ पर क्या होता है कि इन दिनों बरसात में मेढक भी आ जाते हैं। बिल्कुल। कीड़े भी आते हैं। अभी हमारे जयप्रकाश जी डॉक्टर साहब बता रहे थे या नरेंद्र जी कह रहे हैं कि वो ये बात सही है कि बरसात के दिनों में मक्खी, मच्छर और साथ में मेढक यही बढ़ जाते हैं। तो मेढक क्या करता है कि अपनी सुरक्षा के लिए वो जहाँ अंदर आपकी जो पशुशाला है, अंदर जहाँ पशु रहता है उनके आवास में अंदर घुस जाते हैं। मेढक जो है भोजन है सांप का। बिल्कुल। अभी आपने सांप की बात करी तो बहुत सारे केसेस मिलते हैं वहाँ पर सांप के काटने से पशु की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर मेढक न घुसें उसके अंदर। अगर घुस गए हैं तो उनको निकालने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ क्योंकि इन दिनों बरसात दिन में, मान लीजिए 3 बजे बरसात खत्म हो गई, जो पशुशाला है उसके अंदर आप नीम के पत्ते जला दें तो थोड़ा सा धुआं हो जाएगा, तो जो मक्खी और मच्छर है वो नहीं आएंगे। ये मक्खी और मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और ये खाली पशु का खून ही नहीं चूसते हैं, ये बहुत सारी बीमारियां भी पशुओं में लाते हैं। तो आपको इनसे भी बचा के रखना है। सीधी एक ध्यान ये भी रखना है कि जो पशु अंदर हमारे आवास बनाया है उसमें बहुत ज़्यादा पशु एक जगह में नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल। अगर आवास में ये ध्यान रखें कि वहाँ पर ज़्यादा पशुओं का वो न हो, ज़्यादा पशु न रखें। बड़े पशु और छोटे पशु को अलग अलग रखें। अगर 51 भैंस है, 51 गाय है तो उसको बड़े पशु से अलग रखें। साथ ही साथ जो उसका फर्श है उस पर ध्यान रखें कि एक तो वहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो, वहाँ पर गोबर और मूत्र जो दिन भर पशु करता है वो इकट्ठा क्यों करेगा, वो तो एक स्वाभाविक, एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमको उसकी सफाई करनी चाहिए। बिल्कुल। पशु वहाँ पर रपटना नहीं चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि पशुओं में खासकर जो भारी पशु हो जाते हैं या जब ज्ञावन होते हैं तो गिर जाते हैं, उनके पीठ की कूल्हे की हड्डी या रीढ़ की हड्डी वहाँ पर टूट जाती है। अगर नहीं टूटती है तो और कुछ नुकसान हो जाता है। तो आपको देखना है कि वहाँ पर जो ढलान है वो वैसा ना हो और चिकना नहीं हो। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, उनको विशेष रूप से दूध जो है सही ढंग से पिलाएं बरसात के दिनों में, क्योंकि अभी जो है हमारे भाई नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे और ये बात, इनकी बात सही है कि जो देसी हमारे पशु हैं जिसमें हमारी देसी गौवंश है, हमारा चाहे थार पार करो, चाहे ये जो है इनके अंदर रोगों के प्रति जो है लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए रोगों की लड़ने की क्षमता को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए जरूरी है कि इनके बच्चे जब होते हैं, बछड़े बछड़ियाँ, उनको हम प्रॉपर जो है दूध दें। बहुत सारे पशुपालक भाइयों को मैं जानता हूँ जो डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं, जो भैंस के व्यवसाय में जुड़े हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया उसके बच्चे को, कटरी को जितना दूध चाहिए उतनी आवश्यकता उसे जरूर पिलाइए। बिल्कुल। डॉक्टर पाठक जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को
डेवलप करने के लिए बहुत सी ऐसी बारीकियां होंगी जो विस्तार से आपसे हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ समय की मांग हो चुकी है कि एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, उसके बाद फिर से चर्चा पर लौटेंगे। तो आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे और बरसात में पशुधन का स्वास्थ्य कैसे ख्याल रखना है आपको, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको देंगे। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम विचार विमर्श आप देख रहे हैं। बरसात के मौसम में कैसे अपने पशुधन का बेहतर ध्यान रखा जाए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए और उत्पादन क्षमता में कमी ना आए, इन सभी बातों का विशेष रूप से आज हम चर्चा कर रहे हैं और बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, जैसे डॉक्टर पाठक साहब बता रहे थे कि किस तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप किया जाए। नरेंद्र सिंह जी की बात अगर छोड़ दी जाए, बाकी जो पशुपालक हैं अगर वो साहिवाल या थारपार ब्रीड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बाकी ब्रीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सी विधियां हैं जो इस मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बेहतर कर सकती हैं, या फिर पूरे साल भर चाहे सर्दी हो, बरसात हो या गर्मी हो, कोई सा भी मौसम हो, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर होनी चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके लिए? देखिए, इसमें सबसे पहली तो हम बात करेंगे कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो देसी नस्ल की, कि जिस तरीके से हम अपनी साहिवाल, थारपारकर, गिर अगर पशुपालक भाई करे तो इसमें भी अब जैसे हमारा कि अब जैसे ब्रीड इंप्रूव, नस्ल सुधार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो हमारी देसी नस्लें हैं इनमें भी अच्छे दुधारू पशु आ रहे हैं, इनके अच्छे टीका आ रहे हैं। अगर जो कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं आप, तो उससे अच्छी नस्ल तैयार हो, क्योंकि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये हमारे नेटिव क्षेत्र की ब्रीड हैं, तो ये यहाँ के तापमान को झेल सकती हैं, तो इसलिए इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं कि चलिए अगर कोई पशुपालक भाई जैसे कई जो क्रॉस ब्रेड काऊ भी रखते हैं, कि जैसे हॉलिस्टन फ्रीजन है, जर्सी हैं, इस तरीके की भी जैसे जो बड़े डेयरी फार्मर हैं तो वो भी रखते हैं। तो पहला तो था अगर वो देसी नस्ल रखे तो सबसे अच्छा है कि, और अगर वो उस पे आते हैं तो फिर आ जाती है उनका रख रखाव, कि उनको जैसे कि एक जो अच्छी नस्ल का पशु है तो इसको एक 37 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक का तापमान अगर जो डेयरी फार्म है उसका मेंटेन रहना चाहिए। तो उसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि अगर जैसे कई, अगर आप सबसे अच्छा, तो जैसे मैं कहता हूं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो डेयरी शेड हैं, जो फार्म हैं, उस पे पेड़ लगाएं। पर वो अगर नहीं कर पाते हैं कई, तो क्योंकि जो प्रकृति से अच्छा कोई भी टेम्परेचर कंट्रोल का मैं मानता नहीं हूँ इसको, तो इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। पर अगर कहीं है कि जैसे कई कूलर लगा के भी कर लेते हैं, क्योंकि उसको 37 डिग्री से लेकर आप 40 डिग्री तक का एम्बिएंट टेम्परेचर उसको देना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाती है अगर वो तापमान आप दे रहे हैं, फिर है सबसे मेन उसकी जो पशु की खुराक है, जो उसको आप राशन दे रहे हैं, तो वो भी आपका बिल्कुल सही भाग में होना चाहिए, कि जितना हरा चारा है, जो आपका सूखा है, और जिसको कि हम कंसंट्रेट राशन या देसी भाषा में बांट बोल देते हैं, तो उस तरीके का जो आपका वो प्रोटीन का सोर्स है, कि जो आपका कंसंट्रेट राशन है, कि अगर आप अच्छा राशन देंगे, तो थोड़ी सी हम राशन की बात कर लेते हैं कि इसको कंसंट्रेट राशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसको आप 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कि जिसके अंदर आपके सबसे मेन आ जाते हैं प्रोटीन के सोर्स, जैसे एक थंब रूल इसको कह लीजिए, कि जिसमें 33, 33 और 33%, कि जिसमें कि आपकी प्रोटीन का सोर्स के लिए जितनी भी खलियां हैं हमारी, कि जैसे सरसों की है, मूंगफली की खल है, जो हमारा बिनोला खल है, कि ये आप 33% भाग आप ये ले लीजिए, और 33% जितने भी छिलके हैं आपके, कि जैसे कि आपके चने का छिलका हो गया, सोयाबीन का छिलका है, ये ले सकते हैं, और 33% भाग हो गया आपका जो हस्क है, कि जैसे कि चावल का भूसा है, गेहूं का भूसा है, जो अनाज अगर लेना चाहें तो वो आप
33% आप ये ले सकते जी। हैं। और इसके अंदर फिर जो 100 किलो की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप 2 किलो नमक और 1 किलो खनिज मिश्रण, क्योंकि अगर देखिए अच्छी खुराक रहेगी तो अपने आप रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जी। तो इस रूल को फॉलो करके आप जो उसका कंसंट्रेट राशन है वो बहुत अच्छे से जो जैसे मौसम के हिसाब से अगर देख लेते हैं कि जैसे सर्दियों के मौसम में अगर आप मोटे अनाज गेहूं की जगह बाजरा यूज़ कर सकते हैं। और वो हर एक इसका एक फार्मूला रहता है हर पशु के हिसाब से कि 15 से 20 लीटर का पशु है उसमें का अलग फार्मूला रहता है, 20 से अलग है। पर ये एक जो मोटा मोटा आप यानी 33 ये 3 भाग में आप करके इसको आप अच्छा राशन आप दे सकते हैं। और फिर आ जाता है कि जैसे अब मानसून का सीज़न है या और है कि उसको जो पेट के अंदर जो कीड़े हैं कि वो भी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप डिवॉर्मिंग समय से आप जैसे अगर हम नवजात से बात करते हैं कि छोटा बछड़ा या बछड़ी या कटड़ा या कटड़ी है तो उसका हमें क्या है कि जो 15 से लेके 1 महीने के बाद अगर हम इसको बाहर से जैसे पशुपालक भाई अगर दूध पिला रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि जब तक वो माँ से डायरेक्ट ले रहा है दूध तब तक उसमें ये कीड़े उत्पन्न नहीं होते। अगर आप बाहर से कई बारी जैसे आर्टिफिशियल कोई फीड बनाता है या कोई चारा आप डालते हैं तो वो उसके जो उसका र्यूमन है वो डेवलप नहीं हो पाता, तब वो उसमें कीड़े उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो तब आप उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग करवाइए, आप हर 3 महीने पे उसको कृमिनाशक दवा दें जी। और इसके साथ कृमिनाशक दवा देने के साथ आप इसके लीवर टॉनिक कि 5 दिन तक अगर सरसों का तेल दे दें और या फिर जो आपके लीवर टॉनिक उपलब्ध है ताकि उसका लीवर भी अच्छे से, क्योंकि वो डिटॉक्स करेगा सब, तो वो 5 दिन तक वो लीवर टॉनिक दें। और फिर आप उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग करवाते रहें। और फिर जैसे मैंने टीकाकरण का बताया था कि अगर जिन रोग जिस इस मौसम में जैसे आ रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जैसे टीकाकरण भी हम उन रोगों के प्रति पहले से लगवा सकते हैं, तो इस तरीके के जैसे आप टीकाकरण भी उसका करवा सकते हैं जी। तो इस तरीके से आप उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं जी। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपने बताया 30-30-30 का फॉर्मूला, 33-33-33 का जो आपने फॉर्मूला बताया और साथ ही आपने नमक का बताया कि 2 किलो का नमक और इतना इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो आपने कंपोजिशन बता दिया। लेकिन अगर बात करें कि एक दिन के अंदर प्रतिदिन के हिसाब से कितना चारा एक पशु के लिए उचित होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर पाठक ने पहले बताया कि किसान भाइयों को लगता है कि हरा चारा ज़्यादा खिला देना चाहिए, तो पूरा दिन हरा चारा ही खिलाते रहते हैं। जो मात्रा होनी चाहिए जो उसको हम चारा दे रहे हैं उस मात्रा को कितना वजन करके देना चाहिए कि 1 किलो दे सकते हैं दिन में या 2 किलो दे सकते हैं या सुबह शाम इतना देना चाहिए, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? इसको जैसे कि हम अनुमान मानते हैं कि गाय का हम वजन मानते हैं 300 से 400 किलो, 300 350 किलो तक भी अगर हाइब्रिड है, और भैंस का 400 से 500 किलो तक हम वजन मानते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि अगर आपका एक नॉर्मल 10 से 15 किलो का दुधारू पशु है तो उसको अगर मान के चलते हैं हम, तो इसमें जैसे अगर हम हरे चारे की बात करेंगे तो 15 से 20 किलो, क्योंकि इसमें भी क्या कहते हैं भी एक साइंटिफिकली अगर हम बात करें भी ड्राई मैटर की परसेंटेज वो हम उस कैलकुलेशन के हिसाब से ही पशु को देते हैं। वो उसको हरे चारे से मिलती है, कंसंट्रेट राशन से मिलती है, या जो है सूखा भूसा उससे मिलती है। तो अगर एक मोटा मोटी बात करते हैं तो हम अगर 10 से 15 लीटर दूध वाला आपका पशु है तो उसके लिए आपको 15 से 20 किलो तो हरा चारा, और उसके वजन के हिसाब से देखें तो 5 से 6 किलो तक आप भूसा, जिसको भी थोड़ा चाहे गेहूं का हो, जो मौसम के हिसाब से जो उपलब्ध है वो हो। और फिर जब हम कंसंट्रेट राशन की बात करते हैं कि 2 किलो कंसंट्रेट राशन पशु की, जिसको कि हम बोल देते हैं कि उसको कि बॉडी को चाहिए कि वो दुधारू है, ये बॉडी मेंटेनेंस जो मेंटेनेंस राशन है कि उसको अच्छा शरीर रहने के लिए वो चाहिए। और फिर अगर हम बात करते हैं उसकी दूध की क्षमता के हिसाब से तो हर 3 लीटर दूध के ऊपर आप 1 किलो राशन उसको हम मान के चलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 9 किलो दूध का पशु है तो 3 किलो राशन उसको कंसंट्रेट राशन उसको देना पड़ेगा जी। तो जैसे अगर हमने बताया अभी 2 किलो बॉडी मेंटेनेंस का और 3 किलो उसके 10 किलो के दूध, तो 5 किलो उसको कंसंट्रेट राशन हो गया जी। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करके उसको उचित राशन हम दे सकते हैं जी। तो मात्रा को कैसे निर्धारित करना है इसके बारे में डॉक्टर जयप्रकाश जी ने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया है। नरेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। नरेंद्र जी, आप देसी गाय पालन कर रहे हैं और जो आपने प्रजातियां बताई उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही आपने ये भी कहा कि उनके स्वास्थ्य समस्याएं बहुत कम है, ना के बराबर होती हैं, और अगर होती हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क कर लेते हैं। वहीं अगर हम चारा प्रबंधन की बात करें और अगर उत्पादन की बात करें, इनसे आप उत्पादन कितना ले पाते हैं, प्रतिदिन आपको कितना उत्पादन मिल रहा है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चारा प्रबंधन इस तरीके से होना चाहिए, इतनी मात्रा में होनी चाहिए, लागत क्या आती है देसी गायों में और अगर दूसरी ब्रीड का इस्तेमाल किया जाए, आपकी लागत निजी तौर पर कितना पड़ रहा है आपको और उत्पादन कितना मिलता है? देखो जी, मैं एक ब्रीड पे काम कर रहा हूँ, न कि प्रोडक्शन पे। अच्छा। और ब्रीड के हिसाब से मैं बच्चे को जब तक
बछड़ी या बछड़ा, मैं उसको भरपेट दूध पिलाता हूँ। और मेरी बछड़ी 2 साल की ब्याह जाती है और अभी 2 साल की ब्याई है और उसने 14 किलो दूध दिया है जी। और मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे एक बछड़ी को आप 1 किलो दूध पिलाओ और एक को 5 किलो दूध पिलाओ, वो उससे पहले कंसीव होगी, उससे पहले बच्चा देगी। एक तो 4 साल की ब्याएगी और एक 2 साल की ब्याएगी। जब तक वो 4 साल में ब्याएगी इतना 2 बार वो दूध का भी लैक्टेशन देगी और बच्चे भी 2 देगी। तो इसलिए हमने पहले बच्चे को पूरा भरपेट खिलाना चाहिए। जितना दूध उससे पिया जाए उसको पिलाओ। अपने परिवार के या अपने पॉकेट मनी को देखते हुए भाई आपका क्या मतलब कहाँ तक आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मैं खाली ब्रीड पे काम करता हूँ, इसलिए बच्चों को पूरा दूध पिलाता हूँ भरपेट और वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। जल्दी तैयार होते हैं तो दूध भी अच्छा देते हैं। मैंने साहिवाल गाय का 22 किलो दूध निकाला है और थार पारकर गाय का हमारी ने 23 किलो दूध दिया। तो इसलिए वो फीड भी अच्छा खिलाते हैं। हम सारे मोटे अनाज को इकट्ठा करके उसको पिसवा कर उसमें नमक वगैरह मिला के और वो डालते हैं। तो इसलिए उनका प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है, सेहत भी अच्छी रहती है। तो ऐसी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए जैसा आप उनको खिलाओगे उसी हिसाब से कोई भी चीज़ तैयार होगी। और अच्छी चीज़ तैयार करने के लिए आपको अच्छा खिलाना पड़ेगा। उसमें आपको खर्च मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो आप पे भारी रहेगी, वो अपना खर्चा खुद निकालती है। उस पर कोई ऐसी प्रेशर वाली बात नहीं रहती। अगर वो मालिक को दबाती है जी। वो आप कभी भी आपको नुकसान में नहीं जाने देती। जैसा आप उसके साथ करोगे तो हमारे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। भरपेट खाती हैं, भरपेट दूध पीते हैं बच्चे और जल्दी तैयार होते हैं जी। तो नरेंद्र जी का कहना कुल मिलाकर यही कि जितना गुड़ आप डालेंगे उतना मीठा आपको उत्पाद मिलेगा। कुल मिलाकर यही कहने की बात, अगर अच्छा उत्पादन आपको लेना है तो आपको अच्छी मात्रा का यहाँ पर आपको चारा प्रबंधन भी करना पड़ेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिल्पा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम विचार विमर्श देख रहे हैं और बरसात के मौसम में कैसे अपने पशुधन को बेहतर तरीके से आप रख सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना चाहिए, कैसे उनसे अच्छा उत्पादन लगातार आप लेते रह सकते हैं बिना किसी रुकावट के, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर पाठक जी का रुख करते हैं। डॉक्टर पाठक जी, अगर हम बात करें इस सीजन के अंदर नवजात शिशुओं की, या फिर अगर बात करें गाभिन पशुओं की, उत्पादन क्षमता में इन पशुओं से कितना फर्क पड़ता है और बरसात के मौसम में नवजात शिशु जो होते हैं उनका ख्याल कितना रखना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या उन पर खतरा इस समय ज़्यादा बढ़ जाता है? बिल्कुल पुलकित जी, सही कहा आपने। ये दोनों ही, चाहे बच्चे हों और ग्यावन पशु, चाहे गाय ग्यावन हो या भैंस ग्यावन हो, चाहे गाय का बच्चा हो या भैंस का बच्चा हो, बरसात के दिनों में इनमें बीमारियां भी ज़्यादा हो सकती हैं अगर इनका पूरा तरह से ध्यान न दिया जाए। ध्यान देने की जब मैं बात करता हूं, अब इन बच्चों का और ग्यावन पशुओं का बरसात में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो जैसे हमारे भाई नरेंद्र जी कह रहे थे कि छोटे बच्चों को मैं भरपूर जो है उनको दूध पिलाता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई है और हमारे पशुपालक भाइयों को इनकी बात को, क्योंकि ये इनका खुद का अपना तजुर्बा है। बिल्कुल। छोटे बच्चे ही बड़े होकर बाद में जो है वो क्योंकि ब्रीडिंग में आएंगे। जैसा इन्होंने कहा कि मेरी 2 साल की जो छोटी बच्चिया है वो 2 साल में हीफर जो है ब्याह जाती है। इसका मतलब है कि आपने उसका स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि आप उसको दूध जो है, दूध में कंजूसी ना करें। जब तक सिर्फ दूध पे है, चाहे कटरा हो चाहे कटरी है,
दूध उसका जरूर पिलाइए। हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा में पशुपालन से अगर चीज़ें देखेंगे आप गांव में, तो पहले लोग ये कहते थे कि एक थन पूरा का पूरा जो है उसको बच्चे को पिला दो। अब लोगों ने धीरे, क्योंकि मामला कॉमर्शियल हो गया, तो लेकिन अभी भी हमारे पास नरेंद्र जी जैसे पशुपालक हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर बच्चे का, हम अपने अभी देख लें, हमारा अगर बच्चे का हम पूरा ध्यान रखते हैं, उसको प्रॉपर खाना देते हैं, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते हैं, तो छोटे बच्चों में, क्योंकि अगर छोटे कटरियाँ अगर भीग जाते हैं तो इनमें निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। इनको अगर आपने ज़्यादा पिला दिया, दूध का भी ऐसा है कि अगर बच्चे को ज़्यादा दूध पिला दिया तो उसको दस्त लग जाएंगे। साथ ही साथ भैंसों के जो बच्चे होते हैं उनमें एक पेट कीड़ों की समस्या भी होती है, वो भी उनके अंदर है, तो उनकी दवा आपको देनी है। गीले में ये छोटे बच्चे रात भर भीगने नहीं चाहिए। बरसात हो रही है, खासकर पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ हमारे पशुपालक भाई रहते हैं, वहाँ पर कभी कभी क्या है, गलती से या भूलवश किसी वजह से हमारे जो बच्चे, इनके पशुओं के बच्चे हैं, बाहर रह जाते हैं। भेड़ों में, बकरियों में आप देखोगे वो भीग जाती है, अगर भेड़ भीग गई तो उसमें जल्दी बीमारियां होंगी, बकरियों में भी होगी। तो आपको इन छोटे बच्चों का पशुपालक भाई, उनको आपको एक तो आवास उनका सुरक्षित रखना है, उनको भीगने में नहीं देना है। साथ ही साथ उनको जो, अगर वो सिर्फ दूध, जब तक दूध पर है दूध प्रॉपर दीजिए। धीरे धीरे जब वो चारे पे आ जाते हैं तो उनको हरा और सूखा चारा वाला वही, और जो डॉक्टर जयप्रकाश जी ने अभी फॉर्मूला बताया कि हरा और जो सूखा चारा मिल के कुट्टी काट के अच्छी तरह से साफ सुथरा। तीसरी बात इनके लिए ध्यान रखनी है कि जो पानी आप पिलाएं, बरसात के दिनों में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं जो है नहर, बम्बे या नदी का सिस्टम निकलता है वहाँ से, तो पशुपालक भाई क्या करते हैं कि शाम को जब पशु चर के आता है तो पानी पिलाने के लिए इनके सहारे ले जाते हैं। बरसात में यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था मेढकों की, तो ऐसे ही बरसात के दिनों में ये नदी नाले जहाँ पशुपालन भाई, पालक भाई हमारे पशु को पानी पिलाने जाते हैं, वहाँ बहुत सारे घोंगे पड़े रहते हैं। ये घोंगे जो है देखने के छोटे होते हैं, लेकिन इन घोंगों से बहुत सारी बीमारियां आपके पशुओं में हो जाती हैं। खासकर जो उनके लिवर के जो कीड़े होते हैं वो इनके माध्यम से इनके पहुँचते हैं। तो आपको ऐसी जगह नहीं ले जाना है, गंदा पानी नहीं पिलाना है। छोटे बच्चों को आपको जो है बाल्टी से ही पानी पिलाना चाहिए, और बाल्टी से भी साफ सुथरा पानी होना चाहिए। यही सेम फॉर्मूला आपको जो ग्यावन पशु है हमारे, क्योंकि ग्यावन पशु को एक तो उसको आपको उसका जो आवास का बेसिस, जैसा मैंने कहा था कि वहाँ रपटन नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं भरा होना चाहिए। डॉक्टर जयप्रकाश ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि इनके जो खुर हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि अगर दिन भर पशु जो है गोबर और पेशाब में खड़ा रहेगा तो उसका खुर खराब हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि नमी और है वातावरण में, तो बरसात में नमी और है तो वो सूख नहीं पाएगा खुर, तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारी होंगी। तो एक तो दूसरी बात यह है कि जो ये प्रेग्नेंट या जो ग्यावन पशु हैं, उनके क्योंकि पेट में बच्चा पल रहा है, तो उनको अपने लिए भी चाहिए और उस बच्चे के लिए भोजन चाहिए। तो इसलिए आप जो उसको जो कंसंट्रेट है, जो इन्होंने डॉक्टर जयप्रकाश जी ने बताया, वो कंसेंट जरूर दीजिए। जो दूध देने वाले पशु हैं, दूध देने वाले पशुओं में बरसात के दिनों में नमक और मिनरल मिक्सचर, ये दोनों चीजें जरूर देनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा दूध देने वाली, खासकर जैसे गिर गाय है, थारपारकर है, इसमें गुड़ का पानी पिलाना चाहिए इनको। नमक, गुड़ और मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर की जब मैं पुलकित जी बात करता हूं तो मैं एरिया स्पेसिफिक मिनरल की बात करता हूं कि अगर हम हरियाणा के किसान हैं, हम हरियाणा का मैं किसान हूं, तो मुझे हरियाणा के लिए जो बाजार में जो मिनरल मिक्सचर मिलता है वो मुझे देना चाहिए। अगर मैं तमिलनाडु का किसान हूं, पशुपालक तमिलनाडु का हूं, तो मुझे वहां के हिसाब से जो बाजार में वो मिलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर। यानी उस क्षेत्र के लिए किस तरह का मिनरल मिक्सचर देना है वो आपको बाजार से लाके देना है। हमने ये देखा है वैज्ञानिक तरीके से कि जो दुधारू पशु होते हैं उनका जब दूध घट जाता है तो हमने देखा है कि ज़्यादातर किसान भाई, पशुपालक भाई उनको मिनरल मिक्सचर बंद कर देते हैं। मिनरल मिक्सचर से 10% दूध उत्पादन बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो गाय या भैंस ग्यावन नहीं हो रही है, उसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या उसके जननांगों में समस्या है, तो अगर उनको मिनरल मिक्सचर आप देते हो, लगातार देते हो और हरा चारा देते हो, तो निश्चित रूप से वो जो जननांग की या जो उनकी रिप्रोडक्शन की या
कभी कभी गर्भ गिर जाता है इसमें, तो वो जो समस्या है उसका भी इसमें आराम से उसका उपचार होता है। जी डॉक्टर पाठक जी, तो कुल मिलाकर अगर समझने की कोशिश की जाए तो बात यहाँ पर भी यही सामने आ जाती है कि आप उसके आहार को जितना बेहतर प्रबंधन रखेंगे उतना बेहतर पशु आपको उत्पादन देगा और समस्याएं कम से कम निकल कर आएंगी। जी डॉक्टर जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, अगर इन दिनों की बात करें तो पशुपालकों की आम शिकायतें क्या देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके पास समस्याएं आती होंगी, थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए कि उन समस्याओं का समाधान क्या है और ज़्यादातर समस्याएं क्या चीज़ आती हैं? कि जैसे कि इस मौसम के अंदर जैसे कि बारिश ज़्यादा है और हवा में नमी भी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर कई बार जैसे आ रहे हैं तो इन दिनों में एक तो जैसे कि खुर की बताई कि जैसे कि फुट रॉट डिजीज़ हो जाती है कि खुर गलना शुरू हो जाता है क्योंकि गीला रखता है पशुपालक अगर वहाँ शेड को अपने। और कई बार जैसे कोई चर्म रोग भी हैं, इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो जैसे इस तरीके जैसे कि जो मैंने फीड का बताया था कि अगर आप सूखा रखेंगे तो अगर उसके अंदर फफूंद या ऐसा लगता है तो पशु की जो पीछे की जैसे कि आ रही है, जैसे इसमें इसकी जो डिग्नेला बोलते हैं कि पूंछ पे से गलना शुरू हो जाती है, पूंछ गलनी शुरू हो जाती है, तो इस तरीके की बीमारी देखी गई है। और जैसे छोटे बच्चे हैं जो नवजात हैं उनमें जैसे सर ने भी अभी बताया कि निमोनिया की है और इसमें निमोनिया है। और इस तरीके से अगर जैसे बिल्कुल नवजात है तो इसमें एक नेवल लील की जैसे अगर वहाँ से गीला हो रहा है पशु जैसे बच्चा है जो, तो जैसे देसी भाषा में सूंड पकना कि नेवल लील बोलते हैं, सूंड भी पक जाता है तो उसमें भी पस पड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं कि मैगट के इन्फेक्शन हो जाते हैं और मच्छर मक्खी हैं इनसे भी इन्फेक्शन हो रहा है। और ये संक्रमित भी करते हैं कि अगर मान लीजिए हर्ड है, अगर किसी पशु में हो गया है और वहाँ मच्छर मक्खी का प्रकोप है तो वो इसमें आगे की जैसे कि एक सर्रा बीमारी है, सर्रा भी इसमें वो आगे से आगे फैला देते हैं। तो इसलिए सबसे मेन हमें कि इनका कंट्रोल करके रखना चाहिए। जैसे कि इसमें सर ने भी बताया था कि नीम की पत्तियों का प्रयोग करें और इसमें आप जैसे अगर पशु के ऊपर करना चाहे तो आपका 10% नीम ऑयल भी बाजार में उपलब्ध होता है, तो उसका भी आप पशु के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे भी मक्खियों से भी उससे बचाव रहेगा, जो टिक्स वगैरह हैं उन पे भी थोड़ी सी रोकथाम रहेगी। और अपना जो भी इसका बाह्य परजीवियों से सुरक्षा के लिए टीकाकरण भी होते हैं, तो उस तरीके का टीका भी आप लगवा सकते हैं जो कि आपका 1 से 2 महीने तक उसका असर रहता है और इस सीज़न से हम उसमें बचाव रख सकते हैं। जी, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो बरसात के मौसम में पशुपालकों की शिकायतें रहती हैं, उन शिकायतों का समाधान आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और पशुधन से बेहतर लाभ लेते रहेंगे। बात करते हैं नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, आप पशुपालक भी हैं और आपने कुछ प्रजातियां पाल भी रखी हैं। आप निजी तौर पर अपने अनुभव के नाते इतने सालों से आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप हमारे पशुपालकों को जो आपको देख रहे हैं अपने अनुभव से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहूँगा जी, मैं जो भी गाय या भैंस जो भी आप जानवर रख रहे हो उसको अच्छे से रखें, प्यार से रखें, प्रेम से रखें और उसका अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जहाँ तक उसको बेहतर खाना खिलाया जाए, बेहतर सुविधाएं दी जाए, यही मेरा संदेश है जी। इसी के साथ जी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो ये विचार विमर्श निकल कर सामने आया उसमें यही बात सामने आ रही है कि आप जो अगर पशुपालक हैं तो अपने जो आपका पशुधन है उसका आवास, उसका आहार और उसके स्वास्थ्य और साथ ही साथ बरसात के मौसम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई, डॉक्टर पाठक जी ने बहुत जोर देकर उस बात पर कहा कि अपने पशुधन को आप इस मौसम के अंदर पेड़ के नीचे बिल्कुल ना बांधें और खासकर रात के समय में तो बिल्कुल ना बांधें, क्योंकि बिजली गिरने की समस्याएं बहुत तरीके से निकल कर आती हैं और ज़्यादातर पशुओं का नुकसान इसमें हो जाता है। तो हमें जो पशुपालक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबसे ये अपील करना चाहेंगे कि इस विचार विमर्श में जो भी समाधान निकल कर आए हैं, जो बातें निकल कर आई हैं, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने पशुधन का आप जब इस तरीके से स्वास्थ्य प्रबंधन इस तरीके से करेंगे, आहार प्रबंधन इस तरीके से करेंगे और आवास प्रबंधन जब बेहतर तरीके से करेंगे तो कुल मिलाकर आपका पशु आपको बेहतर उत्पादन देगा, आपकी आय बढ़ेगी और आपका कहीं ना कहीं आय बढ़ेगी तो आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो आज के विचार विमर्श के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से एक नए विषय पर चर्चा करेंगे नए मेहमानों के साथ। इसी के साथ डॉक्टर केवल पाठक जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में पहुंचे, आपका बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आने के लिए। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नरेंद्र सिंह जी, आप भी स्टूडियो में आए और आपने अपने अनुभव से बहुत सी बातें हमारे पशुपालकों को बताई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पशुपालकों से यही निवेदन करेंगे कि जो जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं उनका सही समय पर उचित इस्तेमाल करें, आपके पशुपालन में परिवर्तन आप देख पाएंगे, आपकी आय बढ़ेगी। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपको कोई भी सुझाव या कोई भी सलाह आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vichar-08@gmail.com। आपके सुझाव हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहें डीडी किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।